हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेशन पर। हमारे सारे डी.एल.एड प्रशिक्षुओं जुड़ जाइए और फटाफट हर एक बच्चा शेयर कर देगा जिससे कि और विद्यार्थी जुड़ सकें। चलिए अध्यापक और अध्यापिकाएं आप लोग फटाफट थोड़ा शेयर कर दें जिससे कि सारे बच्चे जो अभी नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाएं और अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकें। आज हम देखने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजन सीरीज के दोस्तों क्वेश्चन। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग जुड़ जाएं, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जैसा कि आपको पता है, और इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा डी.एल.एड में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण क्या है दोस्तों? तो बताएंगे गंदी नाली है कि ध्वनि है या फिर धुआं है या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। तो हमारे प्रशिक्षु आप बता देंगे कि जो अत्याधुनिक काल में मतलब कि मॉडर्न पीरियड में इस समय की अगर बात करें दोस्तों, जो प्रदूषण का कारण है वह रेडियोधर्मी पदार्थ ही तो हैं। जो हमारे आपको पता है रेडियोधर्मी जितने भी तरंग्स होते हैं, जितने भी वेव्स होते हैं रेडियो, वह सब क्या है दोस्तों? वह सब एक तरह से रेडियोधर्मी पदार्थ के ही तो अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम बात करें आपका, जैसे मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम बोलते हैं ई कचरा, वो सब क्या है दोस्तों? वहाँ से भी रेडियोधर्मी पदार्थ वही सब होते हैं जो कि रेडियोधर्मी वेव्स वगैरह को क्या करते हैं, डायरेक्ट वह बियर करते हैं, फिर उसके बाद प्रदूषण के कारण बनते हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाने वाला है मित्रों। चलिए अब हम कोशिश करेंगे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें और आपको फटाफट आंसर बताते चल जाएं। ठीक है दोस्तों। चलिए, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है क्या? सीवेज उपचार से, क्या परमाणु बम को रोककर, विद्युत चालित वाहनों द्वारा, या फिर इनमें से सभी? तो प्रशिक्षु पहले आपका आंसर आना चाहिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसमें बताते हैं आपको क्या इसका आंसर होगा। मेरे मित्रों बताइए, सीवेज के उपचार द्वारा, परमाणु बम को रोककर, विद्युत चालक वाहनों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों ये सभी, यानी कि डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए आंसर दिख रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग ईमानदारी के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिखने दीजिए आंसर को। निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है। ऊर्जा अपशिष्ट क्या है दोस्तों? बताएंगे क्या वायुमंडल है कि द्रव अपशिष्ट है कि ताप, ध्वनि व रेडियो एक्टिव अपशिष्ट हैं या फिर ठोस अपशिष्ट है? इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है मित्रों? बी हो जाने वाला है। जिसको भी डिटेल में क्लास देखने हैं वो आ जाएंगे प्ले लिस्ट में, डिटेल में बिल्कुल पढ़ाया गया है। वो प्रशिक्षु बिल्कुल भी डिटेल में देख सकते हैं सारे क्लास को, चाहे वो साइंस को हो चाहे अदर क्लास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं? लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं मित्रों? तो बता देंगे SO2 के सूचक हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड कदापि नहीं, पैन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जो CO होता है दोस्तों, ये हमारे हीमोग्लोबिन में घुलकर हमारे कलिजे की ब्रीथिंग को रोक सकता है, यानी कि रोक देता है और आदमियों को मृत्यु के घाट उतार देता है। तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बताएंगे आप लोग, जल को प्रदूषित करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिसमें लेड होगा तो जल को प्रदूषित करेगा ही। तो लेड तो हमको केवल एक ही में दिख रहा है, लेड यानी कि सीसा। याद रखेंगे दोस्तों, ये केवल एक ही में दिख रहा है। और पारा Hg दोस्तों, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 80 होता है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके पहले जस्ट आ जाता है आपका गोल्ड, AU आ जाता है दोस्तों, याद रखेंगे AU, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 79 दोस्तों। तो याद रखेंगे जल को प्रदूषित करने वाला पारा यानी कि Hg और सीसा होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पे। मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। मोटर वाहन प्रदूषण हम कैसे कम कर सकते हैं, इसका उपाय आप बताइए। क्या मोटर वाहनों के इंजन के डिज़ाइन में सुधार करके? हाँ दोस्तों, बिल्कुल यह तो संभव हो सकता है। जैसे हमने आपको बताया था डिटेल क्लास में, BS6 होता है। BS6 इस समय हमारे मोटर गाड़ी के जो इंजन हैं, भारत स्टेज 6 करके चल रहा है। इसके पहले भारत स्टेज 4 था, BS4 था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन हुआ और BS6 इस समय चल रहा है अप्रैल 2020 से दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या बोल रहा है, CNG तथा LPG जैसे इंजनों का उपयोग करके। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से भी आपको प्रदूषण बहुत कम होंगे। नेक्स्ट सी की बात करें तो मोटर वाहनों का समुचित रख रखाव, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ से भी हमारा संभव है, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा द वाला हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। मरुस्थल बनाने या फिर बनने का मुख्य कारण है। मरुस्थल अच्छा क्यों बनता है? मरुस्थल का मतलब हो गया दोस्तों जहाँ पे हमारे फलियाँ वगैरह नहीं होती हैं, हम लोग खेती वगैरह नहीं कर सकते, बिल्कुल भी वहाँ पे बालू वाला पूरा इलाका होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है वन रोपड़। क्या वन रोपड़ से होता है ऐसा?
वन आरोपण दोस्तों, वन रोपण से तो नहीं होता है, ये तो कैंसिल कर दीजिए। जलमग्न होने से तो बिल्कुल नहीं होगा। जलमग्न होने से दोस्तों कल ये कुछ साल तक जलमग्न रहेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे खादर मिट्टी जमा हो जाती है, तो मरुस्थल होगा ही नहीं दोस्तों। अधिक कटाई से भी नहीं होगा। अधिक कटाई से क्या होगा? अधिक कटाई से क्या होगा दोस्तों? आपको पता है अधिक कटाई से पेड़ पौधे जब कटने लगेंगे तो हम लोग को सूखा पड़ेगा, न कि मरुस्थलीकरण होगा। सूखा पड़ेगा और कलेजे की जो पानी का कटाव है ना वो बढ़ जाएगा अधिक वन के कटाई से। लेकिन मरुस्थल बनने का कारण है दोस्तों वन आरोपण कारण है जो कि मरुस्थल बनने का। ये चीज़ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी हो जाने वाला है दोस्तों, ब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आप लोग फटाफट आंसर करिएगा इसका। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? क्या C2H6 प्राप्त होता है, कि मेथेन प्राप्त होता है, कि CH3OH, कि C2H5OH, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? हमने आपको बताया था एथ मिथ प्रोप ब्यूट पेंट, हाँ ना दोस्तों, जिसमें हमने आपको बताया था जिसमें एकल बंध बनते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें द्विबंध और ट्रिपल बंध बनते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे हमने बताया था एन का फार्मूला CnH2n+2, एन का फार्मूला है दोस्तों। अगर हम देखें इन का फार्मूला तो CnH2n हो जाता है, आयन का फार्मूला CnH2n-2 हो जाता है दोस्तों। ये सारे फार्मूले आप रट जाइए जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे यहाँ से दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा? C2H6 मित्रों। देखिए आंसर को दिखने दीजिए, आप लोग अपना काम करेंगे, ईमानदारी के साथ आंसर देंगे बस, ठीक है दोस्तों। चलिए, कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है मेरे मित्रों? बताइए कौन से सूत्र एल्केन को प्रकट करता है? हमने बताया था दोस्तों आपको ना, एन इन आइन। एन का मतलब क्या? एन की वैल्यू अगर 2 रहेगा तो C2H6 होगा। अब C2H6 कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहीं पे केवल दिख रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाने वाला है। यह तो होगा नहीं, यह सब होंगे नहीं, राइट आंसर अ हो जाने वाला है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, कच्चे फलों को पकाने में सहायक है, कच्चे फलों को पकाने में क्या सहायक है दोस्तों? बताइए तो। कच्चे फलों को पकाने में, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने में मीथेन तो काम लेते नहीं है, प्रोपेन भी काम में नहीं लेते हैं, एथेन तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं भैया। जब बस हम क्या लेते हैं? एथिलीन। एक एथिलीन होता है दोस्तों, एक एसिटिलीन होता है। एथिलीन जो होता है वह नेचुरल होता है, या गैसीय अवस्था में होता है, या हार्मोन्स होता है ना, याद रखेंगे। पादप का हार्मोन्स होता है जो कि फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है। एथिलीन गैसीय स्टेट में होता है दोस्तों, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। एक एसिटिलीन होता है, वह भी होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है? वह मैन मेड होता है एसिटिलीन, जो कि आदमी द्वारा बनाया जाता है। उसे कार्बाइड भी बोलते हैं, कार्बाइड द्वारा लोग पकाते हैं, जो कि दूधिया के कलर का होता है। उसे मैंगो हो गया या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह हो, उसे डालकर उसमें छोड़ देते हैं, गर्म के कारण वह पिघल कर पक जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बताएंगे, यूरिया का संश्लेषण होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों? जाहिर सी बात है मेरे मित्रों, आप सभी लोग बता ले जाएंगे, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े हुए हैं। वृषण होगा क्या? नहीं बेटा। फेफड़ा होगा क्या? नहीं बच्चा। अग्नाशय होगा क्या? नहीं नहीं, ये सब तीनों नहीं होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? यकृत केवल, केवल और केवल आपका लीवर दोस्तों। लीवर होता है, लीवर जैसे कि अगर स्टमक की बात करें, पेट का, तो पेट दोस्तों प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अगर मुख की बात करें, मुख का, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पचाने का काम करता है दोस्तों। अग्नाशय से लेकर फूड तक, मतलब कि हमारे मुख तक दोस्तों, मुख गुहा से लेकर अग्नाशय तक एक पाइप गई होती है। उस पाइप का नाम, उस पाइप की जो लंबाई होती है दोस्तों, 9 मीटर होती है। इस चीज़ याद रखेंगे, 9 मीटर दोस्तों, सेंटीमीटर नहीं, 9 मीटर। अब आप सोचिए इतना बड़ा पाइप हमारे, मतलब इतनी बड़ी नली हमारे मुख में है, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। जो आपका छोटा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है दोस्तों, वह लगभग 20 सेंटीमीटर, लगभग की बात कर रहे हैं दोस्तों, 20 सेंटीमीटर के आसपास में सिकुड़ा हुआ है, ऐसे बिलाई नुमा आकृति बनाता है, उंगली नुमा। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस में, इसको याद रखेंगे। वृक्कों का कार्य है, वृक्कों का कार्य क्या है मित्रों? बता दीजिए। क्या वृक्कों का कार्य आपका निश्वसन है, क्या पाचन है, क्या श्वसन है, क्या उत्सर्जन है? वृक्कों का कार्य क्या है? कौन बता देगा भैया? बता दीजिए मेरे मित्रों, वृक्कों का कार्य क्या है? वृक्कों का कार्य क्या है भैया? बताइए फटाफट आप लोग। चलिए, वृक्कों का कार्य है भैया वह उत्सर्जन करना। वृक्क का काम है उत्सर्जन करना, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। वृक्क का काम क्या है? उत्सर्जन करना। दोस्तों फेफड़े का क्या काम है? कौन बता देगा? फेफड़े मतलब कि लंग्स की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन दोस्तों याद रखेंगे, नेफ्रॉन लंग्स की यूनिट होती है। और नेफ्रॉन फेफड़े मतलब लंग्स की यूनिट हो गई। और लंग्स का क्या काम होता है दोस्तों?
हमने आपको बताया था लीवर वाले आपके हार्ट वाला जब चैप्टर हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था दायां निलय, फिर बायां अलिंद, फिर उसके बाद आपका फेफड़ा से जब रक्त शुद्ध हो गया तो फिर आगे जाता है हमारे किसमें बेटा, बायां बायां निलय, फिर बायां निलय से बायां अलिंद, फिर महाशिरा द्वारा महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में। ये चीज़ हमने आपको बताया था दोस्तों। आप लोग देखिए, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप एक बार उसे रिवीजन कर लेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। विलियम हार्वे किसकी खोज किए थे दोस्तों? विलियम हार्वे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया है मित्रों। बताइए, रक्त परिसंचरण होगा कि स्पंदन होगा कि क्या इसमें आपका हृदय होगा, क्या दोस्तों पाचन होगा? नहीं दोस्तों, रक्त परिसंचरण का खोज किए थे, रक्त परिवहन जिसे बोलते हैं एक तरह से कह लीजिए। तो इसका खोज विलियम हार्वे ने किया था दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? कौन करता है? क्या पेशियां करती हैं? पेशियां करती हैं या धमनियां करती हैं, तंत्रिकाएं करती हैं, सिराएं करती हैं? दोस्तों सिराएं तो नहीं करेंगी, सिराएं तो अशुद्ध खून लेके आती हैं हमारे दायां निलय से बायां लिंग, फिर उसके बाद फेफड़े में चली जाती हैं, फेफड़ा उसे क्या करता है? शुद्ध करता है। और वही होता है, आपको पता है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा हमारा धमनियाँ, धमनी क्या हो जाएगा दोस्तों? धमनियाँ। ये धमनियाँ जो होती हैं ये हमारे कलेजे के रक्त को क्या करती हैं? शुद्ध करती हैं। शुद्ध करके मतलब कि क्या करती हैं? परिवहन कराती हैं। फेफड़े हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं और धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में आपूर्ति कराते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं एटीपी। अच्छा, एटीपी क्या है दोस्तों? एटीपी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा का ग्रह बोलते हैं। ऊर्जा का ग्रह कह लीजिए, हम तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, लेकिन एटीपी एक एनर्जी बॉन्ड के रूप में होता है, जो कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है एटीपी। याद रखेंगे दोस्तों। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो कौन बता देगा भैया इसका आंसर? बताइए, कितने अणुओं का लाभ होता है ग्लाइकोलिसिस में? मित्रों कौन बता देगा? जल्दी से फटाफट आप लोग बताइए, कौन बता देगा? फटाफट मेरे मित्रों बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 0 हो जाएगा कि 4 हो जाएगा कि 2 कि 8? राइट आंसर मित्रों इसका हो जाने वाला है, आपका आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका आंसर आप रट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा मित्रों। आगे चलते हैं भैया। बताइए एटीपी क्या है? अभी तो हमने बताया एटीपी क्या है, जस्ट अभी तो बताया हमने एटीपी क्या है भैया। एटीपी क्या है? एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। याद रखेंगे मित्रों, राइट आंसर द यानी कि डी वाला हो जाने वाला है मित्रों। ये चीज़ अच्छे से आप रट जाएंगे मित्रों। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। देखिए दोस्तों, ये बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर ऑक्सी पूछा होता तो हम स्टार्च भी लगा सकते थे, शर्करा भी लगा सकते थे, पारुविक अम्ल भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें अनाक्सी की बात किया हुआ है तो राइट आंसर इसका एथिल एल्कोहल हो जाएगा मित्रों। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये चीज़ क्वेश्चन में आपके पेपर में बनेगा, 100% बनेगा मित्रों। ठीक है, चलिए केल्विन पैमाने का क्वथनांक होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम एक फार्मूला बताते हैं, पहले उस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। C5 F-32, सारे बच्चों को याद होगा वैसे, F-32/9 और K-273/5 होता है भैया। इसको आप रट जाएंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे मित्रों, इसमें क्या पूछा हुआ है? केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक। अगर सेंटीग्रेड पैमाने पर पूछता तो हमको पता है दोस्तों कि जो हमारा K बराबर होता है C+273, यही होता है ना। और जब C की वैल्यू 100 होती है, 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, 100 + 273 करते हैं तो 373 आता है। अब 373 कहाँ दिया है देख लीजिए, अ में दिया है कि नहीं? तो राइट आंसर आपका 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट बताइएगा, दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा। केल्विन पैमाने पर ये कितना अंतर होगा? ये तो आप भी लगा सकते हैं, चलिए इसको लगाते हैं। दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, दो वस्तुओं का ताप है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा। केल्विन पैमाने पर यह अंतर कितना होगा दोस्तों? आप बताएंगे इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों। बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? कौन मित्र बता ले जाएगा दोस्तों? कौन मित्र है बता ले जाएगा इसका आंसर? देखिए, दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह होगा। देखिए दोस्तों, सेंटीग्रेड में दिया हुआ है ना, तो जो हमारा केल्विन पैमाना होगा उसमें भी यही आंसर आने वाला है 63 केल्विन। तो याद रखेंगे इसका आंसर डायरेक्ट आप। अंगीठी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग फटाफट मेरे मित्रों, फटाफट बता दीजिए।
अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। हम आपको यहाँ पे 2 कारण बताएंगे। जैसे कि अगर हम आपसे बोल दें कि मेज़ पर, कोई मेज़ है भैया, मेज़ है या मेज़ बना हुआ है, एक मेज़ बनाते हैं हम आप लोग के लिए। पहले 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग के मेज़ बनाते हैं भैया। देखिए एक मेज़ है भैया, यहाँ पे एक मेज़ बना हुआ है ऐसे, है ना। इस मेज़ में यहाँ पे भैया इसके पैर हैं। इस मेज़ पर हम क्या किए भैया कि एक गिलास, मतलब कि 1 कप चाय रख दीजिए। मान लीजिए इस मेज़ पर हम 1 कप क्या रख दिए भैया, चाय रख दिए। इस चाय से क्या हो रहा है, यहाँ पे चाय गर्म है बिल्कुल। तो हम आपसे बोलें ये चाय ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, तो बताइए कौन सी क्रिया है चाय को ठंडा करने में काम कर रही है। तो आप बोलेंगे सर विकिरण भी है, विकिरण भी है, विकिरण भी है। इसके बाद भैया विकिरण के बाद आपका, विकिरण के बाद कह लीजिए संवहन भी है, संवहन भी है, संवहन, संवहन भी है। इसके बाद भैया रेडिएशन, विकिरण भी है, संवहन भी है और चालन, जिसे हम कंडक्शन बोलते हैं, चालन भी है। और प्लस एक दोस्तों वाष्पन भी है, वाष्पन। ये चारों क्रिया मिलके चाय को ठंडा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे बोला गया है मित्रों कि अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। आखिर कारण क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर मित्रों बता देंगे आप। राइट आंसर क्या हो जाने वाला है आपका? राइट आंसर हो जाने वाला है केवल और केवल चालन और संवहन द्वारा। दोस्तों इसमें विकिरण का कोई काम ही नहीं है। पहली बात, जिसमें जिसमें विकिरण है काट दो मेरे मित्रों, काट दीजिए जिसमें जिसमें विकिरण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? चालन और संवहन। दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे विकिरण का कोई मतलब ही नहीं है। विकिरण से क्या मतलब होता है? विकिरण का मतलब जैसे कि सन की जो रोशनी आती है सन अर्थ पे, वो विकिरण का ही कारण होता है, रेडिएशन जिसे बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। देखिए अभी तो बताया हमने इसको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब कि इसमें सीरीज में भी आ गया। तो राइट आंसर विकिरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है, क्या होता है? जूल होता है, जूल होता है भैया, बताइए जूल होता है क्या? नहीं मित्रों। कैलोरी होता है क्या? बिल्कुल नहीं, कैलोरी भी नहीं होता है। कैलोरी प्रति ग्राम होगा इसका राइट आंसर मित्रों, कैलोरी प्रति ग्राम। राइट आंसर होगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? कौन बता देगा? बताइए फटाफट आप लोग। देखिए पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होगी मित्रों, वो अधिकतम होती है, सबसे अधिकतम यही मानते हैं। अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, हम बात करते हैं, उसे अंतर्दहन एनर्जी बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अंदर की एनर्जी। जैसे हम आपसे बोले कि पानी की अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात करें और गैस जो पानी के वाष्प की विशिष्ट ऊष्मा बात करें, तो आप किससे ज़्यादा जलोगे? तो बस याद रखिएगा जो वाष्प है उससे ज़्यादा जलेंगे, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा पानी की अपेक्षा किस में होगा ज़्यादा? भैया बता देंगे वाष्प में होगा। ये चीज़ याद रखेंगे मित्रों। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है, ये बात याद रखेंगे। न्यूनतम तो कदापि नहीं करेंगे, सामान्य भी नहीं करेंगे, कुछ भी, ये तो इम्पॉसिबल है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 24वें का राइट आंसर आप बताएंगे दोस्तों, बताइएगा मित्रों। ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है, ऊष्मा संचरण सबसे तेज किसमें होता है मित्रों? बता देंगे आप लोग। ऊष्मा संचरण सबसे तेज किसमें होता है? क्या चालन में होता है, क्या संवहन में होता है, क्या विकिरण में होता है, या फिर सभी में होता है मित्रों? तो बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? ऊष्मा संचरण की बात किया है भैया, ऊष्मा संचरण। अभी तो हमने बताया आपको, जो सन से एनर्जी आती है वो भी तो एक हीट ही है, हीट एनर्जी भी तो है उसमें। दोस्तों याद रखेंगे ऊष्मा संचरण सबसे अधिकतम होता है विकिरण द्वारा, याद रखेंगे मित्रों। चालन तो होगा नहीं, चालन तो केवल ठोस में होता है, ठोस में होता है मित्रों। ठीक है। संवहन तो गैस और संवहन ठोस में नहीं होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। संवहन ठोस में नहीं होता है, गैस और लिक्विड में होता है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। संवहन और विकिरण आपको पता है, जब कभी भी आप तपता तापते हैं तो वहाँ पे अगर आसपास भी आप भटकते हैं तो आपको गर्म फील होता है दोस्तों, यह केवल और केवल विकिरण का ही कारण होता है। इसका राइट आंसर बताएंगे मित्रों। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा छुपा दें आपका आंसर, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, चीटिंग नहीं करेंगे, मुझे पता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि, यदि का क्या दोस्तों? यदि वस्तु, देखिए क्या बोला है, किसी अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण कैसे बनेगा भैया? अवतल दर्पण बाहर की तरफ कली होती है ना, अवतल दर्पण में ऐसे बाहर की तरफ कली होती है, बाहर की तरफ कली होती है दोस्तों, ये अवतल दर्पण हो गया। तभी तो हमारा किरण जो होता है वो सिकुड़ जाते हैं, फोकस पे आके मिलते हैं एक पॉइंट पे, इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण, सॉरी अभिसारी, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। मतलब कि कन्वर्जेंट मिरर बोलते हैं इसे। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा,
यदि वस्तु के आकार के बराबर तभी होगा जब हमारा वस्तु कहाँ पे होगा भैया, वक्रता केंद्र पर होगा। यही तो, वक्रता केंद्र पर होने पर ही तो हमारा बनेगा भैया वक्रता केंद्र, मतलब कि सी पर, तभी तो हमारा बनता है। इस पे क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा भैया, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। मित्रों, हमने आपको विधिवत बताया है प्रकाश वाले चैप्टर में। एक बार भी अगर कन्फ्यूजन है तो तुरंत मेरे प्यारे मित्रों आइए और सारे प्रकार के जितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, है ना, अवतल दर्पण में 6 प्रकार के बनते हैं, उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के बनते हैं। तो आपको बताया गया है, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो। नेक्स्ट 26 का राइट आंसर क्या होने वाला है मित्रों, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब। देखिए, उत्तल दर्पण से हमेशा और हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो जहाँ जहाँ पे वास्तविक लिखा है उसको काट दीजिए, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों याद रखेंगे, वास्तविक मतलब पहला तो हम लोग क्या कर दिए, इसको एलिमिनेट कर दिए। आभासी अथवा वास्तविक कोई भी हो सकता है। देखिए, वास्तविक तो लाइए ही मत इसके अंदर, वास्तविक कदाचित नहीं होगा दोस्तों। वास्तविक जहाँ पे लिखा है आप उसे काट देंगे, पहले वास्तविक होगा ही नहीं, तो मतलब कि ए कट गया, बी कट गया। सदैव आभासी, दोस्तों यही तो राइट आंसर है। देखिए, उल्टा तो बनेगा ही नहीं। जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो सीधा प्रतिबिंब होता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है, और सीधा और केवल हमारा उत्तल दर्पण में बनता है। ठीक है दोस्तों, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। लेकिन अवतल दर्पण की बात करें तो उसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। सीधा भी बन जाता है, एक कंडीशन होता है मात्र सीधा बनने का, जब हमारा वस्तु फोकस और पोल के बीच में, मतलब कि आपके जो पोल होता है, ध्रुव होता है, उसके बीच में होता है। दोस्तों यह बात हमने आपको बताया है, आप देख सकते हैं। क्लास में आइए, सारे डिटेल से भी क्लास आप कर सकते हैं मित्रों, वीडियो सारी पड़ी हुई है। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि, आभासी कब होगा मित्र बता दीजिए। देखिए, उत्तल लेंस की बात कर रहा है। देखिए, वहाँ पे उत्तल दर्पण था, उत्तल लेंस जो होगा दोस्तों वह अवतल दर्पण की तरह बिहेव करता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वह अवतल लेंस की तरह बिहेव करता है। मित्रों इस चीज़ को याद रखिए, अवतल लेंस से हमेशा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सेम उत्तल दर्पण से भी हमेशा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल लेंस और अवतल दर्पण इन दोनों से वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। दोस्तों याद रखेंगे, सिर्फ एक कंडीशन होता है जिसमें कि आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस से और अवतल दर्पण से, मात्र एक होता है दोस्तों, एक कंडीशन हमने विधिवत बताया है, आप बताइएगा। देखिए, उत्तल लेंस से कब आभासी प्रतिबिंब बनेगा मित्रों, तो आपको पता है जब हमारा वस्तु अनंत पर होगा, बिल्कुल नहीं, काट दीजिए इसे। वस्तु फोकस पर होगा, नहीं दोस्तों यह भी काट दीजिए। वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा मित्रों, राइट आंसर मिल गया हमें। राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया मित्रों, राइट आंसर डी। देखिए, चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे मित्रों फोड़ के आएंगे, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का एग्जाम हो। ठीक है ना, राइट आंसर देख लीजिए आप क्या है, द है कि नहीं, द है भैया। चलिए देखिए, हम इसके भी जो आपका सीरीज है ना, इसके भी हम कह लीजिए आंसर पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी दी हुई होती हैं। तो आप अपने पे बिलीव करिए, और डायरेक्ट आंसर अगर आपको दिख भी रहा है तो थोड़ा सा कॉपरेट करिए, हो सकता है आंसर गलत दिया हो। ठीक है, चलिए, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण होते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता है, बढ़ती हुई उद्योग। जाहिर सी बात है, जलवायु परिवर्तन तो उद्योग से, जैसे कि जो मल मूत्र कूड़े कचड़े जितने भी निकल रहे हैं, ये सब क्या है भैया, ये सब क्या है, जो मल देखिए कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ से ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो हमारे ग्रीन हाउस के इफेक्ट के लिए कारण बनते हैं। यह दोस्तों याद रखेंगे। जैसे कि अगर बात करें आपका फ्रियोन गैस, यह सब गैस हमारे जलवायु को तो परिवर्तित करते हैं। तो बढ़ते हुए उद्योग, बिल्कुल राइट है। घटते वन, बिल्कुल सर, जितने घट रहे हैं वन, आबादी बढ़ रही है, तो घर बार जो हम लोग कह लीजिए ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम सब हो गए दोस्तों। यह सब कहाँ, हम लोग का रोड हो गया, कह लीजिए अपना एरोप्लेन वाला पूरा प्लेटफॉर्म हो गया, ये सब हम लोग बना रहे हैं दिन प्रतिदिन। हम लोग औद्योगिकी नीति से कह लीजिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की नीति से कह लीजिए, हर क्षेत्र में हम लोग प्रगति पे हैं दोस्तों। तो ये सब कहाँ से आएंगे, वन वगैरह कटेंगे तभी तो ये सब हो पाएगा, है ना। बहुत जरूरी वन काटना ना दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन पूरे वन खत्म, उस दिन मानव जाति की समाप्ति हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये वाला भी हो जाएगा, और घटते जन भी हो जाएंगे दोस्तों। जन तो घटेंगे ही, सॉरी, बढ़ते जन, जन का बढ़ना, जन मतलब कि मानव जाति बढ़ेगी, तो ये सब सारी दिक्कतें आएंगी, ज़्यादा सुविधा की जरूरत होगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मित्र, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान क्या होता है मित्र, बता दीजिए आप लोग फटाफट। एक पारितंत्र की बात कर रहा है, तो एक पारितंत्र में शैवाल का जो स्थान होगा मित्र, आप बता देंगे क्या होगा, फटाफट आप आंसर करिए, फिर हम बताते हैं आपको। देखिए जो शैवाल होता है दोस्तों, वो उत्पादक तो नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ए तो नहीं होगा, ना ही अपघटक होता है। अपघटक तो हमारा फंजाई होता है ना, फंगस होता है ना अपघटक, याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन जो शैवाल होता है दोस्तों, शैवाल शैवाल क्या होता है, उपभोक्ता होता है दोस्तों। यह हरी काई होती है, उपभोक्ता का काम करता है ना, याद रखेंगे उपभोक्ता है, न कि अपघटक है, याद रखेंगे मित्रों, है ना। लेकिन फंजाई की बात करेंगे दोस्तों, फंजाई कवक, कवक की अगर बात करें मित्रों, जो हमारा कवक होता है, जैसे कि मशरूम, मशरूम की सब्ज़ी बहुत लोग खाते हैं, तो मशरूम बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, उसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही मात्रा में होते हैं। जो कह लीजिए कि जो शाकाहारी होते हैं वह उनको खाना चाहिए, क्योंकि वो मीट मुर्गे ये सब बहुत कम खाते हैं ना, तो मांसाहारी से दूर रहते हैं वो लोग, तो उनको यह सारी चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 30 नंबर। ग्राम पॉजिटिव, देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है उसकी संरचना की भिन्नता के कारण होती है। किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होती है मित्रों, यह बताने हैं आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, उसी के संरचना के कह लीजिए की भिन्नता के कारण यह हमको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा मित्रों। आगे चलते हैं। देखिए जो एक्सप्लेन करने लायक है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो बिना एक्सप्लेन करने लायक है उसे बस डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे मित्रों। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मित्रों। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। देखिए जीवाणु की कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सेलुलोज का कैसे बन सकता है बताइए, काइटिन की बनेगी, काइटिन का बनेगा दोस्तों। काइटिन के आखिर क्या बना होता है, देखिए नेल पॉलिश वगैरह आप देखें कहीं, चलिए उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तब कर लेंगे। इसमें आप राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा मित्रों, म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड होता है जीवाणु कोशिका के भित्ति में दोस्तों सहायक होता है, याद रखेंगे, इसी से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, बताइएगा पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है। पाश्चर ये दोस्तों एक थ्योरी है, पाश्चर एक थ्योरी है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण काट दीजिए, ईस्ट वाला भी काट दीजिए, किन्वन से नहीं होगा इसका संबंध, और शायद ही यह हो, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं होता है, कभी काल के गलत हो सकता है। लेकिन राइट आंसर हमारे समझते तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाने वाला है 32 का सी हो जाएगा मित्रों, इसको आप टिक कर लीजिए। जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं, जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग की बात कर रहा है मित्रों। जीवाणु देखिए, विषाणु कहता तो हम आ जाते वायरस पर, लेकिन जीवाणु कह रहा है तो बैक्टीरिया की बात करेगा दोस्तों, याद रखेंगे बैक्टीरिया की बात कर रहा है। तो राइट आंसर इसका आप लोग बताइए फटाफट, फिर हम बताते हैं। देखिए टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, हमने आपको बताया था ट्रिक भी, ट्रिक बताया था दोस्तों। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे चापो। तो ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, तो चेचक भी हो गया दोस्तों, इन्फ्लुएंजा हो गया, है ना। चाचा इन्हें डांटो मत दोस्तों, इसमें आ जाता है डिप्थीरिया भी, टिटनेस भी, टाइफाइड भी, ट्यूबरक्लोसिस भी। तो याद रखेंगे राइट आंसर ब हो जाने वाला है आपका, ठीक है दोस्तों। मिजल्स वगैरह नहीं, मम्स वगैरह नहीं, मलेरिया तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया में आपका करीज नहीं होगा, ना ही न्यूमोनिया होगा, ना ही पोली, यह भी नहीं होगा दोस्तों, काट दीजिए इसको। ये चाचा इन्हें डांटो मत, हाँ, सीटोकाइसिस नहीं होगा, मतलब कि राइट आंसर आपका बी हो जाने वाला है मित्रों, इतना ध्यान रखिए आप। चलिए, दूध खराब होता है, दूध, ये तो सिंपल सी बात है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब होता है, क्योंकि एक तरह से बेटा बैक्टीरिया होता है यह, जो कि हमारे दूध को खट्टा कर देता है और दूध फट जाता है ना, याद रखेंगे। लैक्टिक एसिड होता है, आपको पता होना चाहिए, जो दही बनता है दूध से, लैक्टिक एसिड का ही कमाल होता है। विषाणु शब्द है, विषाणु शब्द कहाँ से लिया गया है भैया, है ना, बता देंगे, लैटिन शब्द है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है, तो डायरेक्ट आप याद रखेंगे विषाणु शब्द जो है, यानी कि वायरस जो है वो क्या है भैया, वायरस एक तरह से हमारा क्या है, लैटिन शब्द है। वायरस ही एक ऐसा दोस्तों वर्ल्ड में जीव है, जब तक वो बाहर रहेगा तब तक निर्जीव अवस्था में रहेगा, जैसे ही वह शरीर के अंदर करेगा वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, मल्टीप्लाई करके अपने आप को गुणज अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, डबल, फिर फोर्थ, फिर दोस्तों एट्थ, अपने आप का जस्ट दोगुना हो जाता है, यानी कि जैसे शरीर में आता है वैसे दोगुना हो जाता है। जैसे कोरोना है, कोरोना RNA वायरस है दोस्तों, RNA वायरस, याद रखेंगे। राइट आंसर बताएंगे 36 का दोस्तों, 36 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है मित्रों,
बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका तो राइट आंसर आप लोग को पता होगा दोस्तों। एक होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से होता है। ये सब तो होगा नहीं शायद, ना ही विषाणु होगा, ना ही शैवाल होगा, ना ही कवक होगा मित्रों। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर आप लगा देंगे माइकोप्लाज्मा मित्रों। अब देखिए एड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मित्रों, याद रखेंगे। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है जो एड्स होता है दोस्तों वो एक वायरस जनित है। एड्स, टीबी, है ना, ये सब दोस्तों वायरस जनित है। ट्यूबरक्लोसिस, ये सब के सब दोस्तों वायरस जनित हैं, याद रखेंगे। तो एड्स, एड्स का अगर आप वायरस का नाम बता सकते हैं तो बता देंगे, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। एड्स, तो इसका राइट आंसर विषाणु हो जाने वाला है मित्रों, याद रखेंगे, है ना। वायरस, वायरस जनित रोग होते हैं, जैसे कि आपका अगर बात करें वायरस जनित और रोग और डिजीज़ की बात करें, जैसे कि पोलियो हो गया आपका, और कह लीजिए कि पोलियो हो गया दोस्तों, और पीलिया हो गया मतलब ज्वाइंटिस हो गया, है ना। ये सारे आपके क्या हैं, जैसे मम्स हो गया, जैसे कि आपका मम्स, यह भी आपका कह लीजिए कि दोस्तों आपका वायरस जनित है ना। तो हमने आपको टिक भी बताया था, पंडित का न्यू टीका, तो न्यूमोनिया हो गया, पीलिया हो गया, न्यू टीका, टी से दोस्तों आप बता देंगे टिटनेस हो गया, है ना, जिसे लकवा मार देता है जब, तो यह भी एक तरह से वायरस ही होता है दोस्तों। इसमें लॉक जॉ होता है, लॉक जॉ, जो कि जो हमारे जबड़े वगैरह होते हैं सब सट जाते हैं, है ना। तो एड्स विषाणु जनित रोग है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर स्थित बिंदु होता है, अच्छा बताइए, स्वस्थ के लिए आप बता दीजिए, हम ना बता देते हैं नज़दीक के लिए। देखिए नज़दीक के लिए भैया, स्वस्थ के लिए पूछा है ना तो अनंत हो जाएगा। स्वस्थ के लिए आप जितना दूर देख सको भैया, दूर देखो। यहाँ से बैठ के वहाँ देखते थे कॉलेज में, याद है? किसको किसको याद है? किसको देखते थे आप लोग? किसको देखते थे भैया बताइए? कॉलेज में बैठ के किसको देखा करते थे? तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? अनंत पर हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए नज़दीक होता है दोस्तों, नज़दीक के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। जिसको नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं उसे निकट दृष्टि दोष होता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल अवतल लेंस का यूज करते हैं, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन जिसको दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं उसे दूर दृष्टि दोष होता है, तो उसके लिए उत्तल लेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको नज़दीक की चीज़ अगर नहीं दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई दे रही है, तो उसे हो जाता है भैया दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उस समय होता है निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यह इसके बाद 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर सेशन समाप्त करते हैं, फिर आगे देखा जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। अब इस तो सिंपल है भैया, मानव नेत्र पे कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको पता है? सीधा बनता है, उल्टा बनता है? नहीं मित्रों, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है दोस्तों, वो वास्तविक बनता है, उल्टा वास्तविक बनता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा परंतु दिखाई सीधा देता है। हाँ दोस्तों, यही सवाल आपका सही है, क्योंकि आपको पता है जो हम लोग का रेटिना होता है, रेटिना वहाँ से लाइट एंट्री करती है दोस्तों। एंट्री करने के बाद हमारे पीछे जो कह लीजिए कि हमारे पीछे दोस्तों कह लीजिए कि हमारे पीछे जो माइंड्स होते हैं उस पे जाके वह कैसा प्रतिबिंब बनाती है? उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। और कैसा बनाती है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, वास्तविक 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 प्रतिबिंब बनाती है। और वास्तविक वो ट्रांसफ़र कर देता है हमारे माइंड के, कह लीजिए कि जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं उस पे जाता है, और वहाँ से सीधा सीधा हमारे आँख पे आता है और हमको दिखता है कैसा? सीधा दोस्तों, याद रखेंगे। उल्टा तो बनता है, लेकिन वास्तविक होने के कारण हमें सीधा बाद में दिखाई देने लगता है, तभी तो हम लोग सीधा देख पाते हैं किसी वस्तु को दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, किस पे प्रतिबिंब बनता है आप बता देंगे क्या? किस पे प्रतिबिंब बनता है? हमारे आँख में जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, उसका नाम बता दीजिए। नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस कैसा होता है? नेत्र लेंस आपको पता है उत्तल होता है, उत्तल होता है। उत्तल का काम क्या होता है? अभिसारित करने का ना। उत्तल लेंस जो होगा वो क्या करेगा? सिकोड़ेगा, जो लाइट आएगी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, क्या वो फोकस से होके जाएगी? अगर फोकस से होके जाएगी, अगर फोकस से होके लाइट जो आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। मुख्य अंश प्रकाशिक केंद्र से बिल्कुल बीचों बीच होके जाती है, ये चीज़ याद रखेंगे। और यहाँ से कोई लाइट आई, फोकस से होके गई, अगर यहाँ से कोई लाइट आई तो फोकस होके जाएगी, बिल्कुल एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो नेत्र लेंस हमारा उत्तल लेंस होता है, इस वजह से अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। जो अपसारी लेंस होता है मित्रों, वो हमारा अवतल लेंस होता है, याद रखेंगे। यह किरण को क्या करता है? फैला देता है ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है, आप इसे रिवीजन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1 से 2 बार देखिएगा, आपका 100% तैयार हो जाएगा मित्रों। आप लोग के साथ हम एग्ज़ाम तक रहेंगे हम लोग, और
आप लोग का इतना प्यार जो है इसी तरह बना रहे, हम लोग आपके लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे दोस्तों। चलिए, तो आप लोग इसको रिवीजन करिएगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद मित्रों।